आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील एंड HYSD स्टील। प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील और HYSD स्टील को देखते हैं एक बार। माइल्ड स्टील क्या होती है और HYSD स्टील क्या होती है। देखो मैंने पहले ही बताया है कि हम नाम लें, स्टील नाम लें, बार नाम लें, है ना, सरिया बोलें, रीइंफोर्समेंट बोलें, ये सारे वर्ड एक ही हैं, मीनिंग एक ही है। अब स्टील के अंदर, रीइंफोर्समेंट के अंदर अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इंपोर्टेंट तो हमारे पास दो ही होते हैं, माइल्ड स्टील और HYSD बार। तो माइल्ड स्टील कौन से होते हैं और HYSD बार कौन से होते हैं, एक बार ये देख लेते हैं। अगर मैं पहले बात करता हूँ माइल्ड स्टील के लिए, तो माइल्ड स्टील में देखिए सबसे पहले बात करता हूँ मैं, पहला पॉइंट है मोस्ट डक्टाइल एमोंगेस्ट ऑल काइंड्स ऑफ स्टील। इसका मतलब ये है कि जो माइल्ड स्टील है वो सारे स्टील से ज्यादा डक्टाइल होता है, यानी कि डक्टिलिटी ज्यादा होती है इसके अंदर। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है भाई, कि अगर मान लीजिए कोई भी बार है, अगर मान लीजिए कोई बार है, सपोज दैट ये मेरे पास बार है ना, ये बार है, और बार को हम, ये बार है इधर, जब हम बार को दोनों तरफ फोर्स लगाएंगे, इधर साइड में और इधर साइड में ना, तो ये कन्वर्ट, जब ये टूटेगा ना तो कन्वर्ट हो जाएगा एक वायर के रूप में। तो जो वायर के रूप में कन्वर्ट होता है उसी को हम डक्टिलिटी बोलते हैं। समझ में आई बात? तो हम ये कह सकते हैं, भाई देखो अगर स्टील है, स्टील को आप दोनों तरफ से खींचोगे तो क्या होगा, पहले वायर के रूप में, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से क्रश कर जाएगा, क्रश तो करेगा नहीं। पहले क्या होगा, पहले वायर के रूप में कन्वर्ट करेगा, तब जाकर के टूटेगा। तो इसी को कहते हैं डक्टिलिटी। तो जो माइल्ड स्टील होता है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल मटेरियल होता है। तो दे हैव प्लेन सरफेस एंड हैव सफिशिएंट बॉन्ड विद कंक्रीट। का जो सरफेस होता है वो प्लेन होता है, और इस पर जो बॉन्डिंग होती है कंक्रीट के साथ वो सफिशिएंट मिलती है हमें। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट है दीज बार्स नीड्स हुक एंड बेंड्स एट देयर एंड्स फॉर एंकरेज। एंकरेज के लिए इसमें नीड्स होती है किस किस की, हुक्स की और बेंड की। अब देखो हुक क्या होते हैं और बेंड क्या होते हैं। देखो मान लीजिए ये कोई रीइंफोर्समेंट है, अब रीइंफोर्समेंट के अंदर, ये रीइंफोर्समेंट है हमारा, अब इसके अंदर ये जो होते हैं ना, ये हुक होते हैं। अब इसको कुछ इस टाइप से करते हैं, यू टाइप से, एल टाइप से। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, और कितने डिग्री पर बेंड किया जा रहा है, तो वही बेंड और हुक्स होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, दे आर लेस कॉमनली यूज इन RCC बिकॉज दे हैव लेस स्ट्रेंथ एंड कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली सेम एज दैट ऑफ ए स्टील, HYSD। तो ये जो होता है ये बेसिकली हम लोग कम ही यूज करते हैं RCC में। क्यों? क्योंकि इसके पास जो स्ट्रेंथ होती है ना वो HYSD बार से कम होती है, और कॉस्ट जो होती है वो दोनों की बराबर होती है। अब मान लीजिए आप स्टील को किस लिए यूज कर रहे हैं, स्ट्रेंथ के पर्पज से। अब स्ट्रेंथ HYSD बार की और माइल्ड स्टील की से में डिफरेंस है, और पैसा सेम है, तो आप किसको प्रीफर करेंगे? ऑब्वियस सी बात है HYSD को प्रीफर करेंगे। तो इस वजह से हम इसको कम यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू टू हायर डक्टिलिटी माइल्ड स्टील बार्स आर यूज्ड इन ब्लास्ट एंड अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। इसके अंदर डक्टिलिटी ज्यादा होती है, इसी वजह से इसको कहां पर यूज करते हैं हम, ब्लास्ट एंड अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर जहां पर बनाते हैं वहां पर हम इसको यूज करते हैं। तो ये पॉइंट्स थे मेरे माइल्ड स्टील के। नेक्स्ट है हमारा HYSD बार। HYSD का बार का मतलब होता है हाई यील्ड स्टैंड डिफॉर्म बार। So these bars are obtained by subjected to mild steel and plain bars to cold working by tensioning and twisting। क्या होता है कि ये जो बार होता है, जो माइल्ड स्टील होता है ना, उसी पर हम क्या करते हैं, पहले हीट करते हैं, हीट करने के बाद फिर इसको कोल्ड करते हैं, कोल्ड करने के बाद इसको ट्विस्ट करते हैं। तो उस प्रोसेस के बाद जो स्टील मिलता है वो हमें HYSD बार मिलता है। These bars are have some type of a projection or deformation or lux or rifts which helps in encourage increasing the bond strength so they do not need end hooks। इसमें क्या होता है, देखिए डिफरेंट टाइप के रिफ्स यूज होते हैं। जैसे ये दिखाई दे रहा है ना, ये आपके रिव हैं, ये रिव हैं, ये रिव डिफरेंट, मतलब बहुत सारे रिफ्स होते हैं। इस वजह से क्या होता है, इसमें सफिशिएंट स्ट्रेंथ मिलती है हमें, और ये क्या होते हैं एक तरीके से स्ट्रेंथ को बढ़ाते भी हैं। तो इस वजह से हमें हुक्स की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। हाई यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ भी इसमें ज्यादा होती है। इंक्रीजिंग इन बॉन्ड स्ट्रेंथ, ऑब्वियस सी बात है कि जब इसके अंदर ये जो है रिफ्स हैं, रिफ्स होंगे तो इनसे क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है हमारी। तो ये था बेसिक माइल्ड स्टील और HYSD बार में एक तरीके से डिफरेंस। नेक्स्ट चलते हैं हम
लोड्स ऑन स्ट्रक्चर, अगर हम देखिए स्ट्रक्चर लोड की बात करें किसी भी स्ट्रक्चर पर, तो हम एक कोड प्रेफर करते हैं जिस कोड का नाम है हमारा, ये कोड है हमारा एज पर IS 875। तो जब भी स्ट्रक्चर पर लोड की बात करेंगे तो इस कोड के अकॉर्डिंग बात करेंगे हम, ठीक है। दूसरा है हमारा डेड लोड। अब डेड लोड की बात, डेड लोड और लाइव लोड, देखिए ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लोड होते हैं जो किसी भी स्ट्रक्चर में यूज होते हैं, तो इनको तो काउंट करके चलना ही होगा। बाकी फर्दर लोड होते हैं वो डिपेंड करता है बिल्डिंग के ऊपर, किस टाइप की बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है, लो राइज बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है ना, किस टाइप का एरिया है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। बट ये दो लोड तो हर एक बिल्डिंग के अंदर आएंगे। अगर मान लीजिए मैं बात करूं यहाँ पे डेड लोड की, और दूसरा हम बात करते हैं लाइव लोड की। एक है मेरा लाइव लोड और एक है हमारा डेड लोड। तो डेड लोड और लाइव लोड क्या है, देखिए बस सिंपल समझना है इसको। डेड लोड का मतलब होता है कि उस लोड को हम कभी शिफ्ट नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, उस टाइप के लोड को डेड लोड कहते हैं। और लाइव लोड कौन सा होता है, लाइव लोड वो लोड होता है जिसको हम हमेशा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं डेड लोड की बात करूं तो डेड लोड कौन सा होगा, अरे भाई दीवार है, घर के अंदर क्या क्या होता है, दीवार होता है, छत होता है ना, रूफ है, वॉल है, बीम है, कॉलम है। क्या हम इनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं क्या कभी? अगर बिल्डिंग बना दी आपने तो क्या आप इनको शिफ्ट करते हो? नहीं करते हो ना। तो इस टाइप का लोड जो होता है तो उसका बीम का अपना लोड होगा, स्लैब का अपना लोड होगा, वॉल का अपना लोड होगा, कॉलम का अपना लोड होगा। तो इस टाइप का लोड जो होता है वो डेड लोड की कंडीशन में आता है। और लाइव लोड क्या होता है, लाइव लोड वो लोड होता है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है आसानी से। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी रूम है, रूम के अंदर बेड रखा आपने, आज बेड को रखेंगे कल हटा सकते हैं। हम 4 लोग हैं रूम के अंदर, अभी हैं थोड़ी देर बाद नहीं रहेंगे, है ना। तो मूवेबल लोड जो होता है वो आपका लाइव लोड के अंदर आता है। और एक एक बार जब फिक्स हो गया लोड, उसके बाद दूसरी बार उस लोड को नहीं हटाया जाता है या नहीं हटाया जा सकता, उसको हम डेड लोड कहते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट है हमारा विंड लोड और स्नो लोड। देखिए विंड की वजह से जो लोड आता है, इस लोड को हम कहां कंसीडर करते हैं, मैंने कहा ना कि दो लोड को तो हमेशा कंसीडर किया जाएगा, डेड लोड को, लाइव लोड को। और बाकी लोड डिपेंड करते हैं कंडीशन के ऊपर, है ना, और बिल्डिंग के ऊपर। तो विंड लोड की बात करें तो विंड लोड क्या है, विंड लोड देखिए भाई, अगर हाई राइज बिल्डिंग है, अगर 20 मंजिल की बिल्डिंग बनाओगे तो क्या होगा, वहां पर विंड का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो उस टाइप के लोड को हम विंड लोड कहते हैं, उसको कंसीडर करके चलना होगा अगर आप हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं तो। स्नो लोड, अगर मान लीजिए किसी ऐसे एरिया में आप बिल्डिंग बना रहे हैं जहां पर बर्फबारी होती है, जैसे आप हिमाचल में बना रहे हैं, कश्मीर में बिल्डिंग बना रहे हैं, है ना। तो इस टाइप की जगह पर आप बिल्डिंग बनाएंगे तो क्या होगा, वहां पर स्नो लोड को भी कंसीडर करना होगा। अगर मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में बिल्डिंग बनाते हैं तो वहां पर स्नो का कोई इफेक्ट होता ही नहीं, तो वहां पर आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे। दिल्ली में स्नो का कोई फर्क होता नहीं है, तो वहां पर भी आप स्नो को कंसीडर नहीं करेंगे। सिस्मिक लोड्स, सिस्मिक लोड्स यानी कि अर्थक्वेक लोड्स, इस टाइप के लोड को हम वहां कंसीडर करेंगे जब आप उस बिल्डिंग को, किसी भी कंस्ट्रक्शन को वहां पर कर रहे हैं जहां पर आपका अर्थक्वेक जोन होता है ना, अर्थक्वेक के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वहां पर इसको कंसीडर करके चलना होगा। तो ये आपका विंड लोड, स्नो लोड और सिस्मिक लोड। विंड लोड क्या है देखिए एक बार पढ़ लेते हैं। विंड लोड ऑन स्ट्रक्चर फ्रेम्स आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिक रेस्पॉन्सेज द होल बिल्डिंग अगेंस्ट फ्लक्चुएशंस विंड फोर्सेस। विंड लोड्स ऑन द कंपोनेंट्स क्लैडिंग आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ए फ्लक्चुएटिंग बिल्डिंग। फ्लक्चुएट कब करेगी, फ्लक्चुएट मतलब हिलना, तो फ्लक्चुएट कब करेगी, जब बिल्डिंग हमारी हाई राइज होगी। स्नो लोड्स, snow load is the downward force on a building's roofs by the weight of accumulated snow and ice. The roof or the entire structure can fail if the snow loads exceeds the weight of the building was designed to shoulder, or if the buildings was poorly designed or constructed. यानी स्नो लोड को हम वहां पर कंसीडर करेंगे, जैसे मैंने बताया अभी, जहां पर बर्फबारी होती है। और भाई अगर मान लीजिए कि आपने किसी बिल्डिंग को बनाया है 20 किलो न्यूटन के हिसाब से और वहां पर बर्फ भी आ रही है, 2 किलो न्यूटन के हिसाब से आपने डिजाइन किया, 20 किलो न्यूटन के हिसाब से आपने डिजाइन किया है, सपोज दैट किसी भी बिल्डिंग को 20 किलो न्यूटन के हिसाब से, वहां पर बर्फ आ गई 2 किलो न्यूटन की, और तो क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर तो फेल हो जाएगा ना। तो इसी वजह से हम इस लोड को और कंसीडर करके चलते हैं, इसमें इस लोड को और कंसीडर करते हैं। तो अब हम डिजाइन करेंगे किसी बिल्डिंग को 22 किलो न्यूटन के हिसाब से, ठीक है। सिस्मिक लोड में भी वही है। सिस्मिक लोड इज वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, व्हिच मींस एप्लीकेशन ऑफ एन अर्थक्वेक जनरेटेड एजिटेशन
टू ए बिल्डिंग स्ट्रक्चर और इट्स मॉडल। तो अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है, बिल्कुल अशांति एक तरीके से हो जाती है, एजिटेशन मतलब अशांति, तबाही एक तरीके से, टू ए बिल्डिंग स्ट्रक्चर और इट्स मॉडल। इट हैपेंस एट कॉन्टैक्ट सर्फेसेस ऑफ स्ट्रक्चर आइदर विद द ग्राउंड और विद एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स और विद ग्रेविटी वेव्स फ्रॉम द सुनामीज। तो ये थे आपके लोड्स। अब देखिए, बेसिकली हमारे पास तीन मेथड होते हैं। एक होता है हमारे पास WSM, एक मिनट, देखिए तीन मेथड होते हैं हमारे पास, WSM, LSM और USM। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि भाई जो WSM है वो होता है हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। LSM होता है लिमिट स्टेट मेथड। USM क्या होता है, ULM होता है, ULM अल्टीमेट लोड मेथड। तो अल्टीमेट लोड मेथड हमारे सिलेबस में नहीं होता है। हमारे सिलेबस में केवल दो मेथड्स होते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है और लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है, इसके बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे, और यही दो मेथड इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो इसके अंदर भी हमें दो तीन चीजें करनी होती है। देखिए, हम जब भी, चाहे मैं बात करूं वर्किंग स्ट्रेस के अंदर, चाहे मैं बात करूं लिमिट स्टेट के अंदर, मुझे दो चीज ही निकालनी है। एक तो जब न्यूमेरिकल करने होंगे इसके, तो दो तरीके से न्यूमेरिकल करने होंगे, चाहे मैं WSM की बात करता हूं चाहे LSM की बात करता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। एक तो क्वेश्चन होते हैं हमारे एनालिसिस के, एनालिसिस के, दूसरे होते हैं डिजाइनिंग के। RCC के अंदर दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो एनालिसिस और एक डिजाइन। अगर मान लीजिए डिजाइनिंग के क्वेश्चन कौन से होते हैं भाई, डिजाइनिंग के होते हैं आपके, अगर मान लो आपको एरिया ऑफ स्टील पूछे, AST, आपसे AST पूछता है, एरिया ऑफ स्टील, है ना, या फिर पूछता है साइज पूछता है। अगर मान लो बीम है, बीम का साइज क्या पूछेगा, विड्थ और डेप्थ पूछेगा, और मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछता है। नहीं, अगर मान लीजिए AST पूछता है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इसमें नहीं पूछेगा, AST पूछता है और साइज पूछता है। अगर AST पूछेगा तो नंबर ऑफ बार भी निकाल सकते हैं हम यहाँ पर। साइज में B और D की बात करेगा, अगर मैं मान लीजिए बीम की बात करता हूं तो बीम में विड्थ और डेप्थ की बात करेगा। तो ये होता है आपका डिजाइनिंग का पोर्शन। दूसरा होता है एनालिसिस का। अगर मान लीजिए एनालिसिस में XU पूछे, है ना, यानी कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, XU लिमिटिंग पूछे, या फिर आपसे पूछता है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये जो क्वेश्चन ये जो पोर्शन होता है, ये होता है एनालिसिस का। तो दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं हमारे यहाँ पर, एक तो एनालिसिस और एक डिजाइन। तो एनालिसिस में एक बार दोबारा बता दूं मैं क्या होता है, एनालिसिस में XU पूछे, XU लिमिटिंग पूछे, या फिर MOR मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछे, तो ये होता है आपका एनालिसिस का पोर्शन। डिजाइनिंग के पोर्शन में आपको AST पूछेगा, एरिया ऑफ स्टील, साइज पूछे, साइज विड्थ और डेप्थ पूछे, या फिर नंबर ऑफ बार पूछे, तो वो आपका डिजाइनिंग का पोर्शन होता है। अब हम बात करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड के ऊपर। वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है भाई, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर बात करें हम तो ये बहुत पुराना मेथड है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। इसके लिए कोड जो यूज होता है, कोड यूज होता है IS 456/1978, ये वाला कोड यूज होता है इसके लिए, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए। इसके अंदर बात करें हम तो एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिजाइनिंग, और पहली बात तो ये है कि ये वाला मेथड होता है, ये कोड होता है, और ये हमारा ओल्ड मेथड हो गया। अब कौन सा ओल्ड मेथड हो गया, अब हमारे पास मेथड जो है वो लिमिट स्टेट मेथड है। तो पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं। अगर मान लीजिए पहला पॉइंट है मेरे पास
ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिजाइनिंग, डिजाइनिंग के लिए एक ट्रेडिशनल मेथड है ये वाला। दूसरा पॉइंट है सिंपल conceptual basis, the structural material behaves in a linear elastic manner and that adequate safety can be ensured by suitably restricting the stress in material induced by the expected working loads यानी सर्विस लोड ऑन द स्ट्रक्चर। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है भाई, जो आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर अगर मैं बात करूं तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर अगर मान लीजिए कोई हमारा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है भाई, ये क्रॉस सेक्शन है, इसके अंदर ये रीइंफोर्समेंट डले हुए हैं, दिखाई दे रहा होगा, ये है ना, इसके अंदर ये रीइंफोर्समेंट डले हुए हैं, इसके अंदर ये क्रॉस सेक्शन है, और इसके बाद आएगा हमारा दो डायग्राम बनते हैं, एक स्ट्रेन डायग्राम और एक स्ट्रेस डायग्राम। स्ट्रेन डायग्राम जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, और स्ट्रेस डायग्राम जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ये बीच में न्यूट्रल एक्सिस होती है, ये होता है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो इसके अंदर देखें स्ट्रेन डायग्राम के अंदर तो लाइन दोनों हमें कैसी दिखाई दे रही हैं? लीनियर दिखाई दे रही हैं। इसके अंदर देखें तो इसके अंदर भी लाइन लीनियर दिखाई दे रही है, ट्रायंगल बनना है, तो लीनियर दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही? तो इसका मतलब यही है, ये जो लाइन थी इसका मतलब यही है, इस पूरे मतलब लाइन का मतलब, पॉइंट का मतलब कि इसके अंदर स्ट्रेन डायग्राम और स्ट्रेस डायग्राम होता है वो लीनियर होता है। कैसा होता है? लीनियर होता है, जैसा कि हमें डायग्राम से समझ में आ रहा है इससे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि as the specified permissible allowable stresses are kept well below the material strength, that is in the initial phase of the stress strain curve, the assumption of the linear elastic behavior is considered justifiably। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर कैसा कंसीडर करते हैं बिहेव, लीनियर इलास्टिक करते हैं। The ratio of strength of a material to the permissible stress is often referred to as factor of safety। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है भाई? अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करूं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? जैसा कि इस लाइन के अंदर लिखा हुआ है, एफ एस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टू दी परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस, इसको कहते हैं हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मैं एक देसी तरीके से समझने की कोशिश करता हूं तो क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? अगर मान लीजिए आपके पास कोई बाइक है, एक एग्जांपल के तौर पर लीजिए, बाइक है, बाइक पर कितने लोग अलाउ होते हैं? दो लोग अलाउ होते हैं, दो लोग अलाउ होते हैं बाइक पर, दो पीपल अलाउ होते हैं। लेकिन आप बताइए मुझे, उस पर चार लोग बैठते हैं तो क्या वो फेल होती है? नहीं होती ना। तो दो डिजाइनिंग तो की थी, डिजाइनिंग तो लेकर के चल रहे थे दो के लिए, लेकिन हमने डिजाइनिंग की कितने के लिए की थी? चार लोगों के लिए। तो जो इसके बीच में जो ये गैप है ना, गैप का मतलब क्या है कि मैंने जो लोड बढ़ाया है, लोड बढ़ा करके तो डिजाइनिंग की है, दो के लिए डिजाइनिंग करनी थी, लेकिन मैंने कितने के लिए की? चार के लिए। तो जो बढ़ा करके डिजाइनिंग किया है कितने का? दो का। तो ये जो बढ़ा के किया है यही एक तरीके से मेरा सेफ्टी का एक फैक्टर होता है, जिसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी नाम देते हैं। सेफ्टी का फैक्टर ही तो, सेफ्टी तो लेके चले एक तरीके से हम। ऐसे ही किसी भी बिल्डिंग को डिजाइन जब करेंगे तो हम, अगर मान लीजिए उस पर लोड जो आ रहा है ना 20 किलो न्यूटन आ रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसके लोड को बढ़ा लेते हैं। अब बढ़ाएंगे कितना? उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.5 से। तो अब ये जो होता है, ये जो 1.5 है ना, ये एक तरीके से फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया, सेफ्टी का फैक्टर हो गया। तो कितना हो गया? 20 और 10 30 किलो न्यूटन हो जाएगा। तो अब ये जो 30 हुआ, 20 से लेकर के 30 के बीच का जो गैप है यही आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये तो हुआ एक देसी तरीके से समझाना।
और दूसरा ये इसके अंदर जो लैंग्वेज लिखी हुई है, द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल टू द परमिसिबल स्ट्रेस इज ऑफन रेफर टू द एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल की जितनी भी स्ट्रेंथ है उसको ले लेते हैं, और परमिसिबल कितनी हो रही है उस पर, है ना, परमिसिबल कितनी है उसको ले लेते हैं, उसका डिवाइड जो होता है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहलाता है। स्टिल इन दी नेक्स्ट पॉइंट है, स्टिल इन दी यूज फॉर डिजाइन ऑफ ब्रिजेस, चिमनीज, वाटर टैंक्स ईटीसी। इसका यूज कहां पर होता है? ब्रिज के डिजाइनिंग में, चिमनीज में, वाटर टैंक्स में, इन सब जगह होता है। एक होता है मॉडुलर रेशियो। नेक्स्ट है हमारा मॉडुलर रेशियो। मॉडुलर रेशियो, मॉडुलर रेशियो क्या होता है? मॉडुलर रेशियो इज नॉट ए कांस्टेंट, इंक्रीज विद टाइम ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट। मॉडुलर रेशियो क्या होता है? मॉडुलर रेशियो को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एम इज इक्वल टू होता है ES अपॉन EC। इसका मतलब क्या है? ES यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। इसका जो रेशियो होता है उसको हम मॉडुलर रेशियो कहते हैं। और दूसरा इसका फॉर्मूला होता है 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC। 3 सिग्मा CBC का मतलब क्या है? परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, ये फॉर्मूला होता है। ये दो फॉर्मूले होते हैं इसके मॉडुलर रेशियो के। लेकिन मॉडुलर रेशियो की अगर मैं बात करूं तो होता क्या है? ये तो फॉर्मूले देख लिए ना हमने भाई। होता क्या है? होता ये है कि अगर मान लीजिए इससे बात करूं तो इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं स्टील और कंक्रीट की। इसका मतलब ये होता है मॉडुलर रेशियो का कि अगर मान लीजिए मैं स्टील की बात करता हूं, स्टील की बात अगर मैं करता हूं तो स्टील के लिए क्या होगा? स्टील का ES अलग होगा, कंक्रीट का ES अलग होगा, कंक्रीट का EC अलग होगा, और E किसका? वुड का अलग होगा। वुड भी तो यूज होता है बिल्डिंग के अंदर। ब्रिक की बात करूं तो ब्रिक का भी अलग होगा फिर, है ना। तो बहुत सारे मटेरियल यूज होते हैं किसी भी बिल्डिंग के अंदर, तो सबका इलास्टिसिटी जो होगा वो अलग अलग होगा। इस वजह से कोड ये कहता है कि सबको एक कॉमन मटेरियल मानने के लिए हम एक रेशियो ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सारा मटेरियल है वो एक कॉमन मटेरियल बन जाता है। ना वो फिर स्टील रहता है, ना वो वुड रहता है, ना कंक्रीट रहता है। फिर उसका एक नाम देते हैं मॉडुलर रेशियो। बात समझ में आ गई? इस वजह से हम इसको लेते हैं। क्यों? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमें सबके लिए अलग अलग कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो एक ही कैलकुलेशन करने के लिए हम इस वजह से एम का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एजम्पशन ऑफ लीनियर इलास्टिक बिहेवियर नॉट अलाउ जस्टिफिकेबल। जो लीनियर इलास्टिक बिहेवियर बताया था ना मैंने स्ट्रेस और स्ट्रेन का, वो हमेशा जस्टिफिकेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, WSM does not account for behavior under loads that exceed service loads, uneconomical section design। तो ये एक सेक्शन जो होता है एक अनइकोनॉमिकल भी पड़ता है। अनइकोनॉमिकल क्यों पड़ता है? क्योंकि अगर इसमें बात करूं मैं, अनइकोनॉमिकल एक तरीके से ये इस वजह से भी पड़ता है क्योंकि अगर मान लीजिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करूं मैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर मैं स्टील में बात करता हूं, स्टील में होता है 3.3 के अप्रोक्स होता है, और सॉरी स्टील में होता है 1.78 और कंक्रीट जो होता है, कंक्रीट के अंदर होता है ये 3। ठीक है, अब ये होता है WSM में, और अब ये अगर मैं LSM की बात करूं तो LSM में इसकी वैल्यू स्टील के लिए जो होती है वो 1.15, कंक्रीट के लिए 1.5। अब मान लीजिए कि इसकी वैल्यू, मान लिया कि मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लेकर के चला था, ज्यादा सेफ था, है ना भाई। 2 की जगह 4 बाइक का एग्जांपल लिया था मैंने। 2 की जगह अगर मैंने 4 के लिए डिजाइन करी तो मैं सेफ था। अगर मैं 6 के लिए करूंगा तो और ज्यादा सेफ रहूंगा, 8 के लिए करूंगा तो और ज्यादा सेफ रहूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कॉस्ट भी तो देखनी है। मान लिया 2 की जगह कितने बैठ सकते हैं? 4 बैठ सकते हैं,
5 बैठ सकते हैं। तो मैं उतने के लिए डिजाइन कर दूं ना, मैं 10 के लिए डिजाइन क्यों करूंगा? मान लिया सेफ हूं, लेकिन कॉस्ट कितनी पड़ेगी आपको 2 की जगह जब मैं 10 करूंगा तो? कितने गुना बढ़ा दिया मैंने उसका जो कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट को कितना बढ़ा दिया? 5 गुना बढ़ा दिया कॉस्ट को। तो कॉस्ट भी तो बढ़ेगी। तो ये देख रहे हैं यहां पर 1.78 है, यहां पर 1.15 है। तो कहीं ना कहीं फैक्टर ऑफ सेफ्टी एलएसएम में कम है, तो मैं ये कह सकता हूं तो डब्ल्यूएसएम अनइकोनॉमिकल पड़ेगा। ऐसे ही कंक्रीट का एग्जांपल लो तो कंक्रीट में 3 है डब्ल्यूएसएम में, और इसमें जस्ट हाफ है, इसका 1.5 है। तो देखिए कितना वेरिएशन आएगा, वेरिएशन आएगा कि नहीं आएगा? तो कोड ये कहता है कि जो एलएसएम में जो वैल्यू दे रखी है ये हमारे लिए सफिशिएंट है, हम इसकी वजह से सेफ एंड सिक्योर रह सकते हैं। लेकिन 1.78 और ये 3 है डब्ल्यूएसएम के अकॉर्डिंग, ये कहीं ना कहीं क्या होता है, ये हमारे जो ये हमारे लिए एक तरीके से अनइकोनॉमिकल पड़ता है ना, खर्चा बढ़ता है इससे, बस और कुछ नहीं। सेफ था नो डाउट, जबकि सेफ हम इससे भी जब सेफ यही है तो हमें जरूरत क्या है कि हम आगे और जाएं, आगे अपनी कॉस्ट बढ़ाएं। नेक्स्ट है आपका लिमिट स्टेट मेथड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। नेक्स्ट है हमारा लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड क्या कहता है भाई? देखो लिमिट स्टेट के अंदर अगर मैं सीधी सीधी बात बताऊं आपको, तो लिमिट स्टेट क्या कहता है? लिमिट स्टेट कहता है कि भाई लोड को बढ़ाना है और मटेरियल की स्ट्रेंथ को कम मानना है। क्या बोला मैंने? कि लोड जो होता है उसको बढ़ाना है और मटेरियल की स्ट्रेंथ को कम करना है। यही लिमिट स्टेट मेथड कहता है, इसी पर बेस्ड हम इसको करते हैं। और एक फर्क होता है इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने आपको बता दिया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसा मैंने बताया कि लोड को बढ़ा देते हैं, लोड को क्या करते हैं भाई? बढ़ा देते हैं, और जो मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होती है उसको कम कर देते हैं। ये लिमिट स्टेट मेथड कहता है। तो लोड को कैसे बढ़ाएंगे? अगर मान लीजिए 20 किलो न्यूटन दे रखा है, तो 20 किलो न्यूटन में 1.5 का मल्टीप्लाई करके चलेंगे कि नहीं चलेंगे हम? तो उसको 30 किलो न्यूटन बन जाएगा। अब हम डिजाइन करेंगे 20 किलो न्यूटन को 30 किलो न्यूटन के हिसाब से। तो लोड को बढ़ा दिया, अब हम बात 20 किलो न्यूटन में नहीं करेंगे, अब बात करेंगे 30 किलो न्यूटन पे। ठीक है। अब ऐसे ही मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है उसको कम करेंगे। तो कम करेंगे, कम कैसे करेंगे? कम ऐसे करेंगे, अगर मान लीजिए एफसी के है, एफसी के क्या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को ऑफ कंक्रीट को कोड ये कहता है कि हम इसको डिवाइड करेंगे इसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट का कितना होता है? 1.5 है ना। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 0.67 एफसी के। कोड ये कहता है कि इसको और डिवाइड करेंगे एक बार 1.5 से, तो ये वैल्यू आती है 0.45 एफसी के। अब हम डिजाइन करेंगे तो 0.45 पर डिजाइन करेंगे, यानी कि एफसी के को 0.45 एफसी के लेंगे, 1 एफसी के नहीं लेंगे, अब हम 0.45 एफसी के लेंगे। तो देखिए मटेरियल की स्ट्रेंथ तो एफसी के थी, लेकिन अब उसको कितना माना है? 0.45 एफसी के। लोड कितना था? 20 किलो न्यूटन, उसको मैंने कितना मान लिया? 30 किलो न्यूटन। तो ये इसकी खासियत होती है वर्किंग लिमिट स्टेट मेथड की। लोड को बढ़ाना है, ये क्यों करते हैं, क्या है, क्या मतलब है, ये आगे अभी डिटेल से समझेंगे। बस अभी मैंने इतना बताया आपको कि लोड को बढ़ा देते हैं इसमें और मटेरियल की स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। ऐसे स्टील की स्ट्रेंथ को कम कर देंगे। स्टील की स्ट्रेंथ को कैसे कम करेंगे भाई? एफ आई होता है, एफ आई को डिवाइड करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफ आई का मतलब स्टील, और स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है? इसमें लिमिट स्टेट में 1.15। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 0.87 एफ आई। तो आपने देखा होगा 0.87 एफ आई होता है, तो 0.87 एफ आई वो यहीं से आता है, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 0.45 एफ सी को इस वजह से 0.45 एफ सी के इस वजह से आता है क्योंकि एफ सी को 2 बार डिवाइड करते हैं। लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर अराइज हो रहा होगा, आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर अराइज हो रहा होगा कि सर हमने एफ आई को एक बार डिवाइड किया है उसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, लेकिन कंक्रीट का है जो एफ सी के है उसको 2 बार डिवाइड किया है। बिल्कुल सही बात है आपकी, इस वजह से डिवाइड किया है डियर, क्योंकि अगर एफ आई का मतलब क्या है? स्टील, स्टील के अंदर फैक्टर ऑफ, देखो मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करूं तो मैंने पीछे जैसे बताया था स्टील के लिए 1.15 और कंक्रीट के लिए 1.5। पहली बात तो यह है कि स्टील के लिए कम क्यों और कंक्रीट के लिए ज्यादा क्यों? कंक्रीट के लिए ज्यादा इस वजह से, स्टील के लिए कम इस वजह से क्योंकि हम जो क्वालिटी कंट्रोल होता है,
क्वालिटी कंट्रोल को कंक्रीट कहाँ बनता है? फील्ड में बनता है। और स्टील कहाँ बनता है? इंडस्ट्री में बनता है। तो क्वालिटी का कंट्रोल हम फील्ड में अच्छे से नहीं कर पाते हैं, और जो इंडस्ट्री होती है उसके अंदर क्वालिटी का कंट्रोल जो होता है वो हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। इस वजह से जब क्वालिटी का कंट्रोल नहीं है हमारे पास, इसी वजह से उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने बढ़ा दिया है। क्वालिटी कंट्रोल एक एग्जांपल के तौर पर बात करूं मैं, तो मैंने कहा कि मुझे कंक्रीट बनाना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या मैं फील्ड में जाकर के सूरज का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड थोड़ा ना कर सकता हूँ? समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस वजह से हम इसका जो ये है फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ा करके चलते हैं। मैं बात करूं इसकी, जैसा मैंने एग्जांपल दिया अभी कि इंडस्ट्री की बात करूं, इंडस्ट्री में मैं टेम्परेचर सेट कर सकता हूं ना। अगर मान लो 27 डिग्री सेंटीग्रेड करना है तो मैं सेट कर सकता हूं। इस वजह से एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं, मैं क्वालिटी का जो कंट्रोल है वो फील्ड में नहीं हो पाता है, और क्वालिटी का कंट्रोल इंडस्ट्री में हो जाता है। इस वजह से इंडस्ट्री में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम लेते हैं, और जो फील्ड है, फील्ड के अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लेते हैं। इसी वजह से जो स्टील है, स्टील को हमने एक बार डिवाइड किया है, कंक्रीट को इस वजह से डिवाइड किया है कि क्योंकि वहां पर क्वालिटी का कंट्रोल नहीं होता है। कोड ये कहता है कि एक बार डिवाइड नहीं करेंगे, उसको 2 बार डिवाइड करेंगे 1.5 से। तो जब जो वैल्यू आएगी उस पर डिजाइन करेंगे, ना कि एक बार डिवाइड करने पर। ये कोड का रिकमेंडेशन है। तो मुझे उम्मीद है तो लिमिटेशन मेथड भी समझ में आ गया होगा। इसके पॉइंट पढ़ लेते हैं क्या है। लिमिट स्टेट is the state of impending failure beyond which a structure ceases to perform its intended function satisfactorily in terms of either strength or serviceability, that is, it either collapse or becomes unserviceable। यानी कि इसको जब डिजाइन करते हैं ना, लिमिट स्टेट मेथड को दो तरीके पर बेस्ड करते हैं। दो तरीके कौन से हैं? एक तो कोलैप्स है और एक सर्विसेबल है। ये दो चीज होना चाहिए, दो मेथड को लेकर के चलते हैं। तो कोलैप्स का मतलब बिल्डिंग कोलैप्स करना, एकदम से गिर जाना, उसी को तो कोलैप्स करते हैं, हम बोलते हैं। अगर हम लोड को बढ़ाएंगे, मटेरियल की स्ट्रेंथ कम करेंगे, तो हमारा जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स नहीं होगा। दूसरा होता है सर्विसेबल। सर्विस हमें आसानी से मिल जानी चाहिए। सर्विस आसानी से मतलब कि अगर मान लीजिए किसी भी छत पर चल रहे हैं, तो छत जो है आपकी फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा, है ना। डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए उसके अंदर, ज्यादा क्रैकिंग नहीं आना चाहिए। तो दो चीजें ये इंपॉर्टेंट होती हैं इसके अंदर। दूसरा, अनलाइक WSM which bases calculation on service load conditions alone, and unlike ULM ultimate load method which bases calculation on ultimate load conditions alone, LSM aims for a comprehensive and rational solution to the design problem by considering safety at ultimate loads and serviceability at working loads. Next point है, LSM is described as a semi-probabilistic method or a level 1 reliability method। तो LSM जो है एक सेमी प्रोबेबिलिस्टिक मेथड है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोड रिकमेंडेशन फॉर लिमिट स्टेट डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो कोड होता है इसके अंदर IS 456 2000, IS 456 2000। नेक्स्ट पॉइंट है 5% करेक्ट 5 percentile strength to be taken as specified yield strength in case of steel characteristic load। नेक्स्ट पॉइंट है, इन पॉइंट को समझते हैं। अभी पहले समझ में नहीं आया होगा। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, दोनों पॉइंट को एक ही बार में समझाएंगे। द लोड दैट हैज ए 95% probability of not being exceeded during the life of the structure। इनका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए, देखिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है, अगर मान लीजिए मैंने क्यूब लिए 100। कितने क्यूब लिए? एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो मैंने क्यूब ले लिए 100 भाई, 100 क्यूब ले लिए। और मैंने जो क्यूब लिए हैं उसका ग्रेड है M20। M20 ग्रेड के मैंने 100 क्यूब्स ले लिए। अब M20 का मतलब क्या होता है? M का मतलब मिक्स और 20 का मतलब उसकी आफ्टर 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी चाहिए। अब जब हम 100 क्यूब लेंगे तो 100 क्यूब की स्ट्रेंथ क्या होती है? एग्जैक्ट तो 120 नहीं आएगी, किसी की 20 से कम आएगी, किसी की 20 से ज्यादा आएगी। तो एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए किसी एक क्यूब की आई 15.56, एक क्यूब की आई 16, एक की आई 18.5, एक की आई 19.5,
दूसरे की आई 20, किसी की 21, किसी की 22, ऐसे करके कुछ स्ट्रेंथ आई है 100 की भी। इस टाइप से कुछ स्ट्रेंथ आई होंगी। अब कोड ये कहता है कि भाई देखो, मैं बार-बार कोड का नाम क्यों ले रहा हूँ या कोई भी टीचर कोड का नाम क्यों लेता है? कोड का नाम इस वजह से लेते हैं, कोड की चीज़ को इस वजह से प्रेफ़र करते हैं हम, क्योंकि कोड का मतलब होता है वो साइंटिफिकली प्रूफ होता है। जो रिसर्चर्स होते हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद साइंटिफिकली उसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ करने के बाद तब वो कोड में आती है। इसका मतलब हम मानते हैं वो 100% चीज़ सही है। इस वजह से हम कोड की वैल्यू को बिल्कुल डायरेक्ट ले लेते हैं। तो इस कोड ये कहता है कि अगर कोई भी कंक्रीट ले रहे हैं, 100 कंक्रीट लिए, तो 100 कंक्रीट क्यूब में से 5 क्यूब फेल हो जाएँ और 95% या 95 क्यूब पास हो जाएँ, पास का मतलब इतनी स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए उसकी, तो उसको हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। लेकिन जो 5% क्यूब है या 5 क्यूब हैं, वो फेल कर रहे हैं ना, अगर उनकी स्ट्रेंथ 15% प्लस माइनस है, तभी भी हम उस वेरिएशन को लेके चलेंगे। कोड ये कहता है 100 में से अगर 5 फेल हो जाएँगे और 95 पास हो जाएँ, तो वो आपका पास की कंडीशन में काउंट किया जाएगा। अगर 5 से 6 फेल हो गए, तो वो कंक्रीट आपका पास नहीं है, वो कंक्रीट फेल हो जाएगा। इसी को कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोलते हैं। लेकिन 5 जो फेल हो रहे हैं ना, अगर उसके अंदर उस स्ट्रेंथ का 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, उसका अगर मैं 50% प्लस माइनस करता हूँ, तो वो भी पास की कैटेगरी में ही आता है। ये होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो यही 2 पॉइंट थे, 5% स्ट्रेंथ और 95% प्रोबेबिलिटी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। In the absence of statistical data regarding loads, the nominal value specified dead load, live load, wind load to be taken as, यानी कि लाइव लोड, डेड लोड, इनकी वैल्यू हम IS 875 पार्ट 1 से लेकर 3 में 1978 है, उससे कंसीडर करते हैं। ठीक है।